नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोगों के मन में कुछ सवाल रहते हैं कि काल सर्प दोष हमारी कुंडली में है या नहीं। देखिए, दोष कई प्रकार के होते हैं, राजयोग भी कई प्रकार के होते हैं। इनका असर हमारे ऊपर आने वाली महादशाएं, आने वाला गोचर जिसको ट्रांजिट कहते हैं, ग्रहों का वक्री होना, ग्रहों का मार्गी होना, अस्त होना और उदय होना, ये सब का मिश्रण हमारी कुंडली के ऊपर असर डालता है। आज का टॉपिक है काल सर्प दोष का, कि काल सर्प दोष क्यों इतना ज़्यादा तंग करने वाला होता है, यानी काल सर्प दोष के अंदर क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो लोगों को तंग करती हैं, परेशान करती हैं। देखिए, काल सर्प दोष के प्रकार की बात करें तो काल सर्प दोष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम टॉपिक पे बात करेंगे कि काल सर्प दोष कब ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। राहु केतु के बारे में आपने सुना ही होगा कि दोनों ही 180 डिग्री एक दूसरे से आगे पीछे रहते हैं, यानी अगर एक ग्रह राहु अगर आपकी कुंडली में लगन में है तो सप्तम में केतु होगा। इसके विपरीत अगर दूसरे भाव में कोई एक ग्रह है तो एक अष्टम में होगा, यानी 180 डिग्री के आगे ये लॉक है, आप ऐसा समझें। तो काल सर्प दोष का मतलब ये होता है कि राहु केतु ये वक्र गति के अंदर होते हैं। इनकी गति के अंदर जब सारे ग्रह आ जाएं तो वो अपना फल देना छोड़ देते हैं, यानी उसके रिजल्ट शून्य हो जाते हैं, और इसी वजह से लोगों को परेशानी होने लगती है। चाहे कितने ही राजयोग हों आपकी कुंडली में, चाहे राजयोग की महादशा क्यों ना हो, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष एक्टिव है तो ये चीज़ें आपको तंग करेंगी ही करेंगी। अब बात करते हैं काल सर्प दोष क्यों इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसा मैंने कहा कि ये वक्र गति में होते हैं, और वक्र गति के बारे में अक्सर हम बात करते हैं कि जब भी कोई ग्रह पृथ्वी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज या काफ़ी ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे आ जाता है, या सीधी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो किसी ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा अधिक अगर होता है तो वो वक्र ग्रहों का होता है। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्र नहीं होते, वो सदैव मार्गी रहते हैं। इसके अलावा बाकी सभी ग्रह एक समय के बाद वक्र, मार्गी, अस्त, उदय ये सूर्य के अनुरूप होते चले जाते हैं। अब क्योंकि ये वक्र गति का अंदर रहते हैं तो इनके प्रभाव सभी ग्रहों पे सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि राहु केतु की अगर अंतर में, यानी कुंडली के 12 भावों में इनकी पोजीशन ऐसी हो कि आपके सभी ग्रह इनकी वक्र गति के अंदर आ जाए तो कोई भी ग्रह आपको कारक नहीं होता। राहु का काम सदैव वर्चस्व कायम करना है, यानी सभी ग्रहों के ऊपर अपना वर्चस्व रखना, और वहीं केतु बिना बात के परेशानियों को खड़ा करना। अब मान लीजिए कुंडली के अंदर आपके सभी ग्रह 6, 7 और 8वें भाव के अंदर विराजमान हैं, और राहु केतु चतुर्थ और दशम के अंदर हैं। ये परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब होती हैं, यानी कि पहले ही आपके ग्रह जो हैं वो 6ठे और 8वें भाव के अंदर आ गए, और वहाँ से परिस्थितियां राहु केतु के अंदर आने के बाद और ज़्यादा खराब हो जाती हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर सभी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर आ जाते हैं, दूसरे भाव के अंदर आ जाते हैं, पंचम में आ जाते हैं, और राहु केतु लगन सप्तम के अंदर हैं। तो ये पोजीशन ऐसी होती है कि जो आपको उन ग्रहों का कम से कम 50 to 60% रिजल्ट अच्छे मिलने लगते हैं, यानी ये इतना नेगेटिव नहीं होता। वहीं इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर काल सर्प दोष बना हुआ है तो ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता। इस छोटे छोटे से पॉइंट्स है दोस्तों समझने के लिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि काल सर्प दोष तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन काल सर्प दोष को समझने का बहुत मैंने बेसिक तरीका आपको समझाया है कि अपने ग्रहों को आप देखें। आपकी ग्रहों की पोजीशन के अंदर कहीं ना कहीं अगर राहु केतु के साथ में ये बाकी ग्रह आपके अशुभ भावों में हैं तो राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाएगा। अब वीडियो के अंदर एक टॉपिक पे मैं आपको और बताता हूँ, कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, कितने नामी ग्रामी लोग हैं, तो क्या उनकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं होता? क्या काल सर्प दोष उनकी कुंडली के अंदर नहीं बनता? आप यकीन मानिए दोस्तों, कम से कम 80 से 85% कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर काल सर्प दोष मिलता ही मिलता है।
सारे ग्रह किसी ना किसी कारण राहु केतु की वक्र गति में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग तरक्की कर चुके होते हैं, यह तरक्की उनको मिल चुकी होती है। उसमें केवल ये देखा जाता है कि उनके सभी ग्रह शुभ भावों में हैं और उस शुभ भावों के साथ साथ राहु केतु की जो डिग्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। या राहु केतु के साथ में चंद्रमा बाहर निकल जाए या बृहस्पति की दृष्टि राहु पे या केतु पे पड़ जाए तो वहीं ये कालसर्प दोष इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता। ये बहुत बारीक बारीक सी कड़ियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कालसर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है और आपको पूर्ण रूप से पता चल चुका है कि कालसर्प दोष है, तो इसका क्या सॉल्यूशन आप कर सकते हो। बहुत बेसिक सॉल्यूशन है दोस्तों, जो आप करते भी आए हो और आगे भी मैं कहूँगा कि आपको करना चाहिए। शिवलिंग पे जल चढ़ाना। शिवलिंग पे आप जल चढ़ाओ और वहीं बैठ के ओम नमः शिवाय का आप जाप करो। धीरे धीरे आप इसको देखते जाओगे कि राहु के प्रभाव आपके कम होने शुरू हो जाएंगे। आटा लेकर ये जाकर आप चींटियों को डालें प्रत्येक दिन। आप देखोगे कि राहु केतु का प्रभाव आपके ऊपर से कम होने लगेगा। छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाएं और ये जाके आप मछलियों को डालें। अंधों के आश्रम में जाके आप कोशिश करें कि उनको क्या चीज़ आप प्रोवाइड करा सकते हो। मिठाई आप दान कर सकते हो, वस्त्र उनको आप दान कर सकते हो, उनकी जो किताबें होती हैं उनको आप दान कर सकते हो। ये बहुत बेसिक से उपाय हैं दोस्तों, और इनसे ज़्यादा कारगर उपाय कोई नहीं है। और एक उपाय जो सबसे श्रेष्ठ जो मैं लोगों को कहता हूँ वो है दुर्गा सप्तशती का अध्याय करना। डेली एक अध्याय आपको करना चाहिए और रोज़ एक अध्याय आप करते जाएंगे। 13 दिन के बाद फिर से आपको पहले अध्याय से आपको शुरू करना है। आपका कालसर्प दोष किसी भी हाल में आपको दिक्कत नहीं देगा। और अगर आपकी कुंडली में बुध स्ट्रांग है, मान लीजिए बुध अच्छी पोजीशन में है, तो बुध का पन्ना रत्न पहनकर भी आप बुध को स्ट्रांग कर सकते हो। कालसर्प दोष वहाँ से भी काफ़ी हद तक आपका कम होगा। दोस्तों ये बहुत एक सरल सी परिभाषा में मैंने आपको वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि आप कालसर्प दोष से संबंधित सारी जानकारी आप तक बहुत ईजी वे में पहुँच गई होगी। तो अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सुनिश्चित करें कि बाकी सब ग्रह कहाँ विराजमान हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।